सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त सियासी गहमा गहमी एक जानिब है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक ये फैसला नहीं कर पाई है कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के धरने में साथ होना है या नहीं। अभी तक मॉरल सपोर्ट की बात हो रही है। अगर मौलाना फजलुर रहमान अकेले धरने के लिए निकलते हैं तो हुकूमत भरपूर तैयारी उनको रोकने के लिए कर रही है और अब 20,000 पुलिस एहलकार मुख्तलिफ सूबों से बुलाकर इस्लामाबाद ठहराए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का धरना कितना कामयाब हो सकता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि मौलाना के पास स्ट्रीट पावर है, यानी कि उनके मदारिस के बच्चे हैं, उनके वर्कर्स हैं जो इस धरने को, इस लॉन्ग मार्च को कामयाब कर सकते हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामान में उस स्ट्रेंथ नहीं है जो स्ट्रेंथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून की है। तो अब देखना यह है कि सड़कों पर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को कितना टफ टाइम देंगे और अपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं वो खामोशी से बाहर बैठी हैं, वो इस सारे अमल के अंदर क्या करेगी जब हुकूमत इसको भरपूर तरीके से, इस एहतजाज को, इस मार्च को इस्लामाबाद में दाखिले से रोकेगी। यानी कि पकड़ धकड़ हो सकती है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं। माजी में भी यही कुछ होता रहा है धरनों को, एहतजाज को रोकने के लिए। हम इस पर बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी साहब। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान 27 अक्टूबर तक कायम रहेंगे और उनकी जमात अकेले ही अब इस्लामाबाद की जानिब मार्च करती हुई नजर आएगी, या अपोजिशन साथ देगी, या खुद मौलाना फजलुर रहमान किसी मसलहत का शिकार हो सकते हैं। अब आने की कोशिश करेंगे मुदस्सिर, और उसमें यह है कि जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं उन्होंने साथ कोई नहीं आना। ये मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ मेला जिस तरह लग जाएगा अगर, तो उसमें आके तकरीरें वगैरह कर देंगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ना आपको उनके कोई खास वर्कर्स नजर आएंगे, ना उनकी पार्टिसिपेशन नजर आएगी, ना वो पैसा दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये उन्होंने कहा है जनाब कि हम इस्तीफे की डिमांड में साथ हैं और हमारे लोग आके तकरीरें कर देंगे। भाई उसका क्या फायदा तकरीरें करने का, जब तकरीरें तभी होंगी जब वहां कोई मजमा लग जाएगा, कोई माहौल बन जाएगा। अभी जो दरखास्त दी गई है, इजाजत मेरा नहीं ख्याल मिलेगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि इसकी गारंटी सभी कहते हैं कि जनाब हम आ जाएंगे और हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, उसके बाद ये माहौल बन जाता है। जहां तक मौलाना साहब के मकासद की बात है, जो उनका मकसद है, जो वो बता रहे हैं कि जनाब इमरान खान का इस्तीफा, वो तो किसी सूरत नहीं आने वाला। आप मुझे बता दें पाकिस्तान की तारीख में धरनों से कब इस्तीफे लिए जा सके हैं? तहरीक इंसाफ धरने के नतीजे में इस्तीफा नवाज शरीफ साहब का, तो उससे तो वो मसला हल नहीं होगा। लेकिन मौलाना साहब सिर्फ और सिर्फ एक तमाशा कह लें, या एक अपनी स्ट्रीट पावर कह लें, या एक हंगामा राय कह लें, खबरों में आना कह लें, अब आपको हर टॉक शो में नजर आएगा कि GEF को रिप्रेजेंटेटिव को लिया जा रहा है। ये कम अज कम को फायदा हो गया है। फिर से वो मुलाकातें, फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, मीडिया की कवरेज, ये सब। तो मौलाना साहब को एक पार्टी में कह लें, उनको अपनी जात में कह लें, एक जाती मफाद में एक जान सी आ गई है कि यार मेरी तरफ फिर तवज्जो हो गई है, मैं जी उठा हूँ। तो ये सिर्फ यहीं तक रहेगा और उसके बाद किसी भी सूरत में मुझे ये कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। अब कामयाबी अगर आप कह रहे हैं, एक डिमांड एक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है इस हुकूमत को हटाया जाए, नए इंतखाबात हों। यही डिमांड पाकिस्तान मुस्लिम नून की है, यही बात मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। अगर ये तीनों जमातें, बात एक है, मुद्दा एक है, तो ये जो दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और PMLN है, ये साथ क्यों नहीं आ रही? इसके पीछे क्या वजह है? मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो जनाब अब दम नहीं रहा, इतना सीधी सी बात है। फिर पीपल्स पार्टी को कई उसमें मसाइल होंगे। पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी का सारा नजरिया तबाह बर्बाद हो जाएगा कि जनाब हम तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ हैं, हमने कभी आकर हुल्लड़बाजी के जरिए हुकूमत नहीं गिरानी, क्योंकि फिर यही होगा। फिर जब पीपल्स पार्टी कभी इक़्तिदार में, सिंध में है, मैं मिसाल देता हूँ, तो अगर ये हुकूमत गई वफाक की, तो क्या सिंध में हुकूमत बरकरार रहेगी? और उसके बाद इलेक्शन अगर होते हैं तो पीपल्स पार्टी को क्या आपका ख्याल है कि लोग उनको खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, बलूचिस्तान में वोट देंगे? पीपल्स पार्टी को नहीं पता कि सिंध के अलावा तो उनका कहीं वोट बैंक है नहीं, अब रहा ही नहीं है। तो उससे उनको इससे ज्यादा मेजोरिटी तो कहीं मिलने, वहां इससे कम शायद हो जाए किसी तरह सिंध में, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाली। तो ऑलरेडी उनके पास है, मजीद वो क्या कर लेंगे? तो उसामा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के पास तो अब ये है कि उसकी कायदीन जो हैं वो जेलों में हैं, उनके पास तो अब लुटाने के लिए कुछ नहीं है। वो लोग तो निकल सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, ये तमाम लोग बड़े एग्रेसिवली अब बोल भी रहे हैं पार्लियामान के अंदर और बाहर
ये तो आ सकते हैं, अपने लोगों को ला सकते हैं। इनके पास तो पंजाब में सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हों या फिर मेंबर नेशनल असम्बली हों, ये तो अपनी स्ट्रीट पावर शो कर सकते हैं। बड़ा अहम सवाल है, लेकिन मुदस्सिर ये तो बड़ी दफा स्ट्रीट पावर शो की, ये तो उस वक्त की शो की जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे थे और जीटी रोड पर उन्होंने जलसा करके वो रैली निकाल कर उसमें बंदे भी बेचारे शहीद हो गए, बच्चा भी हामिद शहीद हो गया और वो उनकी गाड़ी के नीचे आके तब इन्होंने स्ट्रीट पावर दिखाई थी, सारा कुछ किया था। उसके बाद हर स्टेप पर इन्होंने स्ट्रीट पावर दिखाई। वर्कर इनका यही कहता है, शहबाज शरीफ ग्रुप यही कहता है, दीगर लोग यही कहते हैं कि हमने क्या हासिल कर लिया, जितना आपने एग्रेसिव खेला उतना आपने नुकसान किया। आपने पहले सुप्रीम कोर्ट पर के खिलाफ बोलना शुरू किया, जजेस के खिलाफ बोलना शुरू किया कि आप मुकदमा अपने हक में करा सके, उल्टा लेने के देने पड़ गए। उसके बाद आपने क्या किया कि जनाब हम स्ट्रीट पावर शो करके इन पर जजेस पे दबाव डाल के हम रिलीफ ले लेंगे। उससे आपको क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं मिल सका। पहले नाअहली हुई जल्द से जुलूसों के बावजूद, सारा पैसा लगाने के बावजूद, फिर नाअहली के बाद जनाब सजा हो गई सारा जल्द से जुलूस करने के बावजूद। फिर मरियम साहिबा बाहर आई तो उन्होंने कहा जी अब मैं वालिद को निकलवाऊंगी ये जाली वीडियो स्कैंडल का सारा मामला करके। उस चक्कर में खुद अंदर बाद में आ गई। तो अब आप मुझे बताएं कि वर्कर तो ये कहता है भाई आप जब हमें सड़कों पर लाए हैं उल्टा नुकसान हुआ है। कितने लोग आपको पता है ये जेल के बाहर, आज मुझे बता दें कितने लोग हैं वहां पर खड़े होते हैं, 300-400 बंदा खड़ा हुआ था और ट्रेन जो रुकी थी। तो इस तरह नून लीग के जो एक वर्कर्स हैं वो डंडे खाने के लिए नहीं है। उनकी सारी जो उनकी आपने ट्रेनिंग की वो किस तरह की कि जनाब एलडीए में नौकरी दे देंगे आपको, फलां जगह नौकरी दे देंगे, पैसा दे देंगे आपको, अगर है प्लॉट स्लॉट ये वो सारा, वो तो उसकी ट्रेनिंग इस चक्कर की है। वो नजरियाती और जनाब जमहूरियत ये कब सिखाया था उनको? तो ये अब ड्रामेबाजी है। उनका वर्कर इसलिए नहीं निकल रहा, मोटिवेटेड नहीं है, लोगों को पता लग गया कि इन्होंने कितना खाया पिया, तो इनके लिए लोग कहाँ निकले, और जब निकले हैं तो उसका फायदा मुझे बता दें आज तक नून लीग को क्या हुआ है। तो लिहाजा उनको भी पता है कि निकलने का फायदा नहीं, हाँ अब तक यही तारीख हमें बता रही है रिसेंट हिस्ट्री के नुकसान ज्यादा हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब को, उनकी मुस्लिम लीग नून को, तो लिहाजा अभी वहां निकलेंगे उल्टा नुकसान होगा। ये वो कहने के मौलाना निकलते हैं उसमें देखें हलचल मच गई तो उसमें बहती गंगा में जितने हम हाथ धो सके धो लेंगे। सही। अच्छा उसामा, ये तो मामला है तीन बड़ी जमातों के हवाले से कि तीन बड़ी जमातें ये कर रही हैं, लेकिन दूसरा मामला ये है कि हुकूमत जिसको अब 13 से 14 महीने हो गए आए हुए, इन 13-14 महीनों में एक जो आम आदमी मजदूर है मुश्किलात उसके लिए भी हैं, एक दुकानदार है वो इस वक्त परेशान बैठा है, इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसका कारोबार ठप हो रहा है। तो ये वो सारे मुहर्रिकात हैं जो किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करती हुई अपोजिशन के साथ हो जाते हैं। आज भी ताजर वहाँ पर मौजूद हैं, इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आम आदमी जो है उसकी इन तमाम तर चीज़ों को अपोजिशन अपने साथ मिलाकर किसी न किसी नहज पे आगे बढ़ सकती थी? इस जानिब तवज्जो कम रही है और अपने मुतालिबात, चाहे वो मौलाना हो, पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम नून हो, वो अपने लीडरान के हवाले से ज़्यादा बात करती रही है। अगर ये अवामी इशूज़ को लेकर उठते तो आप समझते हैं कि हुकूमत मुखालिफ मामला बन सकते थे? बिल्कुल कुछ ना कुछ हासिल हो सकता था, लेकिन इसमें बहुत सबसे बड़ी जो नाकामी ऑपोजिशन की वो ये है कि वो खुद डिलीवर नहीं कर रहे। मैं मिसाल देता हूँ, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त आम आदमी इतनी मुश्किल में है, मईशत का इतना बुरा हाल है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं था, कभी इतना बुरा हाल नहीं था। इतने लोग परेशान हैं, महंगाई, बेरोजगारी, हर तरह से आप देखें इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, परेशान हाल है, बुरा हाल है। लेकिन वो लोग ये सोचते हैं, आम आदमी सोचता है कि अच्छा जनाब ये तरीके इंसाफ तो अभी तक डिलीवर नहीं कर रही, गवर्नेंस भी अच्छी नहीं दे रही, अच्छा हम अपोजिशन के साथ निकलेंगे, इस हुकूमत को गिरा लेंगे, तो कौन आएगा? ये नून लीग पीपल्स पार्टी आएगी और ये आके ही हमारे लिए बहुत अच्छा कर देंगे। तो पीपल्स पार्टी सिंध में क्या कर रही है, जहां पर वो वैक्सीन नहीं मिलेगी और बच्चा कमिश्नर ऑफिस के बाहर दम तोड़ देगा माँ की गोद में कि जनाब वैक्सीन नहीं मिल सकी, तो उस पीपल्स पार्टी के गवर्नर्स पर लोग आएंगे कि जनाब ये हमें आके इस बहरान से निकालेंगे। जो बारिशें कराची में होती हैं और वहां पर 24 बंदे मर जाते हैं, वो पीपल्स पार्टी आकर मसाइल से निकालेगी। थर में भूख से, ग़िज़ाई किल्लत से बच्चे मरते हैं रोजाना, वो पीपल्स पार्टी आकर इनको मसाइल से निकालेगी। किस पीपल्स पार्टी की तरफ वो देखें जो अपनी असेंबली नहीं चला पा रही? वहां पर कोई एक मुझे बता दें सेशन हुआ जहां। अच्छा उसामा हमारे साथ ही रहेगा, हाफिज अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम एफ के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आप साहब आपके वक्त का। अब इजाज़त भी कानूनी तौर पर आपने दरख्वास्त दे दी है इस्लामाबाद आने के हवाले से, लेकिन वज़ीर दाखिला कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद नहीं आएंगे और इस्लामाबाद में रोकने के लिए हवाले से भी आपको तैयारियां हो रही हैं। आपके क्या इरादे हैं? पहुंचना है 27 को, कोई साथ हो ना हो, जमीयत उलमा इस्लाम फे पहुंचेगी इस्लामाबाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरी भाई बात यह है, अब वज़ीर दाखिला का कहना कि मौलाना साहब नहीं आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं? जब 2014 में धरना देने वाले इस्लामाबाद आए और दफा 144 आए
और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने जिसने दरख्वास्त दी थी हमारे आज़ादी मार्च के खिलाफ उनको मुस्तरद किया जा चुका था। और साथ ये भी मार्क्स भी दी उन्होंने कि जब गुज़िश्ता धरना हो रहा था इसी अदालत ने इजाजत दी थी धरने को भी और मार्च को भी। तो लिहाजा ये हमारा जमहूरी हक है, हमारा आईनी हक है। आज़ादी मार्च भी हमारा आईनी हक है, जलसा भी हमारा आईनी हक है। तो इसलिए इनको रोकना वज़ीर दाखिला दफा 144 क्यों रोक रहे हैं? मेरे जमहूरी हक को वो क्यों सर्व करते हैं? दफा 144 क्यों लगाते हैं? उन लोगों पर क्यों नहीं लगाया उस वक्त जब यही आज पार्टी जो हुकूमत में है ये कहा करते थे कि मारो, मार दो, जला दो, गिराओ, पाकिस्तान को आग लगा दो। 7 नाफरमानी का ऐलान किया, बिजली और गैस के बिलों को जला दिया, पार्लियामेंट पर हमला, दुबिघाट, सुप्रीम की दीवारों पर शलवारें लटकाई गई, पीटीवी सेंटर पे हमला हुआ। आज का सदर और आज का वजीर आजम फोन रिकॉर्ड मौजूद एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि हम घुस गए, वो आगे कहते हैं और घुस जाओ जहाँ घुस। ये तमाम चीजें मैं कल लाहौर बंद करूंगा, परसों कराची बंद करूंगा, अगले दिन तमाम पाकिस्तान बंद करूंगा। ये क्या था? ये जमहूरी हक था, ये कमाल जमहूरियत थी। आप सब अब हुकूमत आजादी मार्च करता हूँ, मुझे रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है? सही वज़ीर दाखिला थे कि वज़ीर दाखिला अगर ताकत आजमाते हैं, ताकत के जरिए वो हमें रोकते हैं, रोक ले। रियासत है, ताकत इनके पास है, फिर रद्द-ए-अमल जो भी आएगा तो इसका जिम्मेदार वज़ीर दाखिला और हुकूमत होगी। अच्छा, आप सब एक जो बात अब की जा रही है, बार बार ये रिक्वेस्ट भी की जा रही थी कि डेट को बहरहाल चेंज किया जाए। 27 अक्टूबर यौम स्याह के तौर पर कश्मीरी मनाते हैं, कश्मीर के कॉज को नुकसान पहुंचेगा अगर आप लोग ये निकलेंगे 27 के दिन, तो 27 के तारीख पे नजरसानी किसी तरह से भी नहीं होगी। नहीं, 27 अक्टूबर तो हमने रखा इसीलिए कि उनकी मिसिया के साथ हमारी यकजाती होगी। यकजाती होगी मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के साथ आज़ादी मार्च की सूरत में ये हमारी यकजाती उनके साथ के उनको आज़ाद होना चाहिए। जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें उनके मुताबिक जो फैसला हो चुका है पार्टीशन के ज़माने में कि जहाँ मुस्लिम कौम की अक्सरियत हो वो पाकिस्तान का होगा, जो नहीं होगा वो हिंदुस्तान के साथ रहेगा। लिहाजा उन उसूलों के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इनको हक खुद इरादियत होना चाहिए, फैसले का हक। लिहाजा जब नहीं दिया गया जबरदस्ती माउंट बैटन और उसके हवारियों ने। आप सब एक सवाल, मैं मेरे साथ उसामा गाजी साहब भी उनसे भी बात कर आज़ादी की। सही। अच्छा, आप सब मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि पहले सेनेट में भी मामला थे, आप 3 बड़ी जमातें एक बड़ी अच्छी मूव लेकर आगे बढ़ी लेकिन वो नाकाम हुई। अब भी पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर अब बीच मंझधार छोड़ा है। जब आप तैयारी कर चुके हैं तो ये दोनों बड़ी जमातें वो आपके साथ ही नहीं हो रही हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ये कल भी गुज़िश्ता कल रहबर कमेटी का इजलास हुआ और आपने ANP की, पीपल्स पार्टी की, हमारे पार्टी की जो भी शरीक थे सब ने हिमायत का ऐलान किया और हो सकता है चंद दिनों में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाया जाए और ऑल पार्टीज इजलास और मीटिंग होगी। तो पीपल्स पार्टी भी साथ है, PMLN भी साथ है, तमाम पार्टियां साथ है। इंशाअल्लाह अजीज हमारे अपने कारकुन भी लाखों में होंगे, हजारों में नहीं लाखों में होंगे। सही। अच्छा, हमारे साथ रहेगा उसामा गाजी साहब, हमारे साथ मौजूद है। उसामा साहब, बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी जमात, उनके कारकुनान वो तो बहरहाल 27 तारीख का अक्टूबर तक मार्च की भरपूर तैयारी किए हुए हैं, दीगर जमातें साथ नहीं हैं। अब आपको लग रहा है कि इस्लामाबाद फिर से कोई ऐसे तसादुम का मरकज़ तो नहीं खुदा न खास्ता बन जाएगा कि इस वक्त डिप्लोमेटिक मामलात के हवाले से इस्लामाबाद को, पाकिस्तान को खासा बेहतर नज़र से देखा जा रहा है? खदशा है मुदस्सिर, मैं गलत बात नहीं करूंगा, मुझे खदशा है कि कहीं कुछ हंगामाराई हो सकती है। उसकी वजह यह है कि आप देखिए एजाज शाह साहब वज़ीर दाखिला हैं, उनके अंडर है सारा। वो ये वाजे कह रहे हैं कि जनाब मौलाना साहब नहीं आएंगे या हम समझते हैं कि आखिरी वक्त में बदल लेंगे फैसला। इस तरह पहले सख्त बयान दे चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कह रहे हैं कि कुछ जुर्रत करके देखे। फिर दूसरी तरफ देखिए कि मौलाना साहब की तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं कि हम मैदान जंग बना देंगे, हम हर जगह धरने दे देंगे, हम चलने नहीं देंगे, लॉकडाउन, धरना, इस तरह की। तो जब दोनों तरफ इस तरह की बातें आएंगी फिर मजहब कार्ड इस्तेमाल हो सकता है, वहां पर पॉलिटिकली चार्ज होंगे। मदरसे के भी तलबा आ रहे हैं, दीगर भी मोहतमिम आ रहे हैं और एक जाहिर है कि एक मजहबी बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं, तो उनको वहां पर तकरीरें इस तरह की मिलेंगी, तो फिर वहां पर कुछ भी हो सकता है। सही।
बहुत शुक्रिया उसामा गाजी साहब थे। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे, जमीयत उलमा इस्लाम फ़िक़ रहनुमा। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब तैयार हैं, बाकी कोई और जमात तैयार हो ना हो आपके ख़िलाफ़ धरने के लिए, और मौलाना के पास बहरहाल उनके मदारिस के उनकी स्ट्रीट पार है। इस्लामाबाद लॉकडाउन वो कहते हैं वैसे ही हम करेंगे जैसे आप धरने के लिए 2014 में आपकी जमात आ गई थी। मुदस्सर, ज़ाहिर है कि मौलाना साहब काफ़ी इर्रेलेवेंट होते जा रहे थे। उन्होंने हमेशा सियासत, चूँकि छोटी जमात है, हमेशा उनकी सियासत ये रही है कि जेड़ा जितया उहदे नाल। मियाँ नवाज शरीफ साहब जीतते थे तो उनसे वो वजारतें ले लेते थे, उनसे वो मिस्टर इनकलेव में घर ले लेते थे, कश्मीर कमेटी की चेयरमैन ही मिल जाती थी। तो वो काफ़ी उन्होंने कोशिश की, प्रेशराइज़ किया, ब्लैकमेल किया मौजूदा हुकूमत को, जैसे दूसरी दो जमातों ने किया। लेकिन जब उनको कोई स्पेस नहीं मिली है, कोई रास्ता नहीं मिला है, तो तंग आमद बजंग आमद, तो वो उन्होंने ये फ़ैसला किया है। लेकिन मैं समझता हूँ उनका जो हक़ है, उनका आइनी भी जमहूरी भी, तो वो एहतजाज करना चाहते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि कभी तो उनको जिस तरह से वो एहतजाज करने आ रहे हैं, क्या क्या इश्यूज़ लेकर वो चल पड़े हैं। अगर तो उन्हें कश्मीर से मोहब्बत है, कश्मीर से प्यार है, तो इस वक्त क्या टाइमिंग है? फिर तो इस वक्त मोदी का एजेंडा है। मोदी कश्मीर में 60 दिन से कर्फ्यू लगा के बैठा है। वहाँ हमारे ये नहीं पता कि लोग ज़िंदा हैं या मुर्दा हैं या किस हालत में हैं। उनको कोई दवाई भी मिल रही है, कोई उनको पानी रोटी भी मिल रहा है, और मौलाना साहब इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे हैं और लॉकडाउन करना चाहते हैं। और वैसे भी मौलाना साहब की तारें जहाँ जहाँ से हिल रही हैं, गवर्नमेंट की हर चीज़ नॉलेज में है, कोई हमें टेंशन नहीं है। हमें पता है मौलाना साहब जो स्पेस लेना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम में कैटेगरिकली कह रहा हूँ। लेकिन सर, मौलाना साहब तो ये कहते रहे कि हम कंटेनर तक देने के लिए तैयार हैं, तो अब इस्लामाबाद को पहले उनके आने से पहले ही लॉक करने का अब उनका जमहूरी हक नहीं आप मारेंगे। कंटेनर तैयार करना चाहिए उनके लिए, तो वो आएँ, वो धरना दें, एहतजाज करें, मार्च करें, जब भी रहें। मुदस्सर इनकलाबी धरना हो, लॉन्ग मार्च हो, शॉर्ट मार्च हो, जलसा हो, जुलूस हो, धरना हो, बिल्कुल हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। हमने ख़ुद 126 दिन का तारीख़ी धरना किया है। लेकिन किन मुतालबात पर किया था वो आप पूरी कौम के सामने है। खान साहब पहले दिन से कहते रहे कि 4 हल्के खोल दो, हर फोरम पे गए, हर दरवाज़ा नॉक किया, जब नहीं हुआ तो धरना दिया। लेकिन इनका क्या प्लान है? क्या ये जो मदरसे को बच्चों को इस्तेमाल करना चाहते हैं चारे के तौर पर, इसको नहीं इजाज़त दी जाएगी। मौलाना साहब को मैं फिर कह रहा हूँ, उनको असल प्रॉब्लम एक ये भी है कि हुकूमत जो रिफॉर्म्स कर रही है, मदरसों को स्ट्रीमलाइन में लेकर आ रही है, वो चाहते हैं कि ये हमारे ज़ेरे साया रहें, हम इनको जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें। तो मौलाना साहब का एजेंडा, मैं समझता हूँ कि वो एजेंडा पाकिस्तान की फेवर में नहीं है। वो एजेंडा इस वक्त ख़ास तौर पर इन हालात में, तो अगर तो वो आइन के अंदर रहते हुए अपना कोई धरना देंगे पुरअमन, तो मैं आपसे वादा करता हूं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है कि इनको कंटेनर भी देंगे, खाने भी देंगे, बल्कि आपके प्रोग्राम के जरिए कह रहा हूं, अब्दुल्ला साहब चले गए हैं, हलवे की देगें भी देंगे, क्योंकि हलवा खाए हुए इनको आजकल काफ़ी अरसा गुजर गया है। हलवा सर, आप उन्हें इस्लामाबाद में दाखिल होने देंगे तो हलवे की देगें तैयार होंगी ना। अब आप उनको दाखिल नहीं होने देंगे तो हलवा कैसे खाएंगे, कंटेनर कैसे हासिल करेंगे? इससे पहले तो इस्लामाबाद में आए। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा। एक तरफ तो ये मामला है, 2 बड़ी जमातें अभी उनके साथ नहीं हैं। हाँ, तकरीरें करने के लिए वो आ जाएंगे अगर वो धरना देंगे, जहाँ पर भी वो बैठेंगे। लेकिन एक आम आदमी है, उसके लिए मुश्किलात हैं। मुसलसल ताजर जो हैं वो एहतजाज करें। आज भी कुछ ताजरान वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो इस वक्त एहतजाज इस्लामाबाद कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी यही सूरत हाल थी। तो आप आम आदमी के मसाइल नहीं हल कर पा रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ लूटने सूटने जो भी मामलात हैं वो एक अलग है। आम आदमी के इशूज़ की तरफ भी तो आपकी तवज्जो होनी चाहिए। मुदस्सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हुकूमत का काम है आम आदमी के इश्यूज़ को रिजॉल्व करना। बिल्कुल जमहूरियत भी यही कहती है। मुदस्सर, उसके लिए हम सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस बेदर्दी के साथ 70 साल इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ है या लूटा गया है, उसमें तो मैं ये देखता हूँ कि खा वो अमरीत थी या ये दोनों हुकूमतें रहीं, मुझे नहीं वो गीदड़ सिंगी समझ आ रही, ना ही मुझे वो अलादीन का चिराग मिल रहा है जिसे पाकिस्तान से गरीब तर हो गया और ये ख़ानदान अमीर से अमीर तर हो गए। अगर पाकिस्तान गरीब हो रहा था, पाकिस्तान कर्ज़ों में डूब रहा था, ये ख़ानदान किस तरह अमीर हो गए? तो भाई मेरे, पाकिस्तान जो 32,000 अरब का मकरूज़ मिलता है,
तमाम इदारे। बस साहब आपकी पॉलिसीज भी तो अब कारखाने चलाने की बजाय लंगर खाने चलाने पे चल रही है, तो ये भी पॉलिसी हुकूमत की मजदूर के लिए तो नहीं ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म आ रहा है लोगों का, लेकिन अगर कोई सिलानी ट्रस्ट वाले, मुझे बताइए मुदस्सर आप खुद कराची के अंदर है, सिलानी ट्रस्ट वाले कितना काम कर रहे हैं? क्या उनके लंगर खाने पहले नहीं चल रहे हैं? क्या वो गरीब बच्चों की शादियां नहीं करवा रहे हैं? क्या बच्चों को तालीम नहीं दिलवा रहे हैं? पाकिस्तान तो इस हवाले से बहुत बेहतर है, ईदी हो, बरनी हो, सैलानी हो, ये बहुत सारे इदारे हैं, शानदार काम कर रहे हैं ये लोग। तो हुकूमती काम जो है वो कारखाने चलाने का, ये काम इनका है। हमारा तो सवाल ये कि हुकूमत कारखाने चलाने पे आए। बिल्कुल आ रहे हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जो 12 महीने में 14 महीने में हमने बेहतर किया है मामलात को, कि इकानमी के इंडिकेटर्स बेहतर आने लग गए हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, इंपोर्ट कम हो रही है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात को मानता हूं कि कारखाने चलने चाहिए, महंगाई में कमी आनी चाहिए, बेरोज़गारी में कमी आनी चाहिए। लेकिन मुदस्सर कौन सा अलादीन का चिराग है यार कि 70 साल का गंद हम 14 महीनों में साफ़ कर दें? हमें एहसास है इस बात का। लेकिन मुझे बताएं कि अगर आप ये चाहते हैं कि कारखाने चलें, तो ये मौका है कि अगर पहले ही हमारी इकानमी जो है वो इस वक्त परेशानी के आलम से गुजर रही है, कारखाने नहीं चल रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, क्या इस लॉन्ग मार्च से इंतशार पैदा नहीं होगा? क्या इकानमी ज़्यादा मुतासर नहीं होगी? तो क्या टाइमिंग है ये जलसे जुलूस और धरने की? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इनका एजेंडा है, मुझे बताइए ना कि मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी जान माल औलाद हम सब लोगों की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान है। पर्चियाँ किस चीज़ की बांटी जा रही हैं? मजहबी कार्ड के तो हम शदीद खतरा के इस्तेमाल और किसी पर फतवों के मामलात और बारिश कर रही है, तो बहरहाल बिल्कुल गलत है, चाहे माजी के एहतजाज हों या मौजूदा एहतजाज हों। और एक और अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, KMKM के रहनुमा अली रज़ा आब्दी कत्ल केस में मुल्जिमान पर एक बार फिर से फर्द जुर्म आयद होगी। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक हमें लेना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक बहुत बड़े स्कैंडल को आपके सामने लाएंगे जो बंदरबांट सिंध के अंदर ज़मीनों की गई है पिछले 2 अदवार के अंदर। कौन कौन मुलव्विस था, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। और ये सूरत हाल इस्लामाबाद में इस वक्त जारी और सारी है। दूसरी जानिब हम एक अहम खबर के हवाले से आपको बताया ब्रेक से पहले, वो है और सिंध में कीमती सरकारी अराज़ी की बंदरबांट, और वो भी सस्ते दामों में हो गई है। शायद जतोई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर पॉलिटिक्स। शायद साहब, ये क्या स्कैंडल लेकर आप आए हैं? इसमें तो करीब 3.25 अरब रुपए की ज़मीन है जो बंदरबांट की सूरत में हो गई है। 252 एकड़ अराजी है, और ये अराजी भी कहा जा रहा है कि ये अराजी तमाम की तमाम जो है वो इस वक्त तो शायद बेआबाद हो, लेकिन ये सारी रिहायशी मंसूबों की अराजी है। ये मामला क्या है? जी मुदस्सिर, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जो अब तक सामने आया है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की इंक्वायरी है, और ये इंक्वायरी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हुक्म पर हुई है। अच्छा। और आपको ये भी बताऊं कि ये सारी की सारी ज़मीनें जो हैं पीपल्स पार्टी के गुज़श्ता 2 अदवार के दौरान इलाट की गई हैं, या रेगुलर की गई हैं, या उनकी 30 साल लीज़ को 99 साल लीज़ में तब्दील किया गया है। ये सारा काम पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। और हैरत की बात यह है कि रेवेन्यू के अफसरान और एहलकारों ने स्क्रूटनी कमेटी को भी धोखे में रखा। जो रिपोर्ट्स रेवेन्यू अफसरान ने बनाई वो सारी की सारी जाली थी, फ्रॉड थे, बिल्कुल उनमें कोई हकीकत नहीं थी। ऊपर तक वज़ीर आला को बेखबर रखा गया और ये कीमती ज़मीनें अलाट कर दी गई। एजुकेशन सिटी की ज़मीनें भी दूसरों को अलाट कर दी गई। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इनमें वो ज़मीनें भी हैं जिनका ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं है। फ़र्ज़ करें अगर किसी ने कहा जी मेरे पास फार्म 7 की ज़मीन है जो मौरूसी है, मैंने फ़लाँ से ली है, पता चला कि वो फार्म 7 भी जाली था। अच्छा, किसी ने कहा जी ये बड़ी एक तफसीली रिपोर्ट है जो आप बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म के हुक्म पर हुई। नाज़रीन, ये उस रिपोर्ट में 19 अफराद लगभग ये बताए गए हैं। आप देखिए शाहिद साहब कि ये वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर, या आप TV स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ छोटा मामला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इन 2 अदवार में 10 सालों में इतना बड़ा स्कैंडल है। ये वो स्कैंडल है जो
पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ और अब पीपल्स पार्टी इस पर इंक्वायरी करवा कर ये दिखा रही है, तो ये आंखें बंद किए हुए वज़रा थे जिनके महकमों से होकर चली गई है, ये बड़े बड़े सेक्रेटरीज जो हैं उनके ये तमाम तर चीज़ें होंगी इसमें। शाहिद साहब, तो क्या वज़रा भी सो रहे थे, उन महकमों के ज़िम्मेदारान भी सो रहे थे? जी, ये जो है इसमें 2 सेक्रेटरीज लैंड यूटिलाइजेशन जो है उसमें उनका ख़ास तौर पर जिक्र है। आफ्ताब अहमद मेमन साहब वो इस वक्त जेल में हैं और दूसरे ग़ुलाम मुस्तफ़ा फुल वो जो है मुल्क से फ़रार हैं। इसके अलावा कई डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कई असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, कई मुख्तारकार हैं, कई तपेदार हैं जो इसमें मुलव्वस हैं। अभी और वो एक दो दिन अभी भी नौकरियों पर एक दो दिन में FIR हो सकती है और बड़े पैमाने पे सिंध की ब्यूरोक्रेसी में खुद सिंध हुकूमत जो है वो गिरफ्तारियाँ करने वाली है। आपको एक और ख़बर भी देता जाऊँ कि 118 चालान जो ज़मीनों की अलाटमेंट के लिए इशू किए गए थे वो भी एंटी करप्शन ने जब्त कर लिए हैं। चालान इशू करने का मतलब ये होता है कि आपका सारा केस क्लियर हो गया, अब आप पैसे दें और ज़मीन का अलाटमेंट आर्डर लें। वो चालान भी जब्त हो गए हैं और इससे बड़ा स्कैंडल जो है वो 1-2 रोज़ में सामने आने वाला है। अच्छा, ये 30 साल की ज़मीन है, 30 साल लीज़ पे 99 साल पर कर दी गई, ये भी बैठे बैठे एक कलम की जुम्बश, एक स्टैंप लगाई और हो गया आसानी से। आपको ये बताऊं कि ये सारी जो फाइलें थी ये अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब ने इन फाइलों पे लिखा था सेक्रेटरी LU को प्लीज़ पुट अप समरी। अच्छा, उस पुट अप समरी पे फिर बहुत अरसे तक ये फ़ाइलें जो हैं वो एक साइड पे रखी रहीं और फिर बाद सरअफराद उठे और उन्होंने ये फ़ाइलें उठाईं और फिर से इनको वापस इनको चलाया इन फ़ाइलों को और देखते ही देखते स्क्रूटनी कमेटी से भी पास हुई, देखते ही देखते सेक्रेटरी LU ने, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने और सारे लोगों ने इनको क्लियर कर दिया और चीफ मिनिस्टर ने भी जो कैम अली शाह साहब थे उन्होंने भी इसको क्लियर कर दिया। लोगों को अलाटमेंट ऑर्डर जारी हुए, चालान जारी हुए, लीज़ में तोसी हुई और अभी इससे बड़ा एक और बड़ा स्कैंडल सामने आने वाला है। 118 चालान जो हैं वो एंटी करप्शन ने जब्त कर लिए हैं और उन पे भी इंक्वायरी हो रही है और इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि सिंध की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो क्या करती रही है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफातर पे ताले लगे हुए हैं, कोई सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन नहीं है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लैंड यूटिलाइजेशन का सेक्रेटरीट मुकम्मल तौर पर उस पर ताले हैं, गैर फाल है और ये महकमा जो कुछ करता रहा है पिछले 8, 10, 15 साल में वो जो लोगों के सामने आएगा तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी। जो आप बता रहे हैं कि ये चालान भी जब्त हुए हैं और अहम बात यह है कि अब गिरफ्तारियां भी उसकी तवक्को है ब्यूरोक्रेसी सिंध के अंदर। ये एक नाज़रीन छोटा मामला नहीं है, ये 252 एकड़ अराजी का मामला है जिसे 30 साल की लीज़ पर ये 99 साल तक ले जाया गया। ये छोटा मामला इसलिए भी नहीं है कि करीब 2.25 अरब रुपए की ज़मीन और पिछले 2 अदवार हुकूमत के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे मोहतरम कायम अली शाह साहब के दौर में ये ब्यूरोक्रेसी हो, वहाँ पे तमाम की तमाम वो शामिल हाल थी। खुद वज़ीर आला सिंध साबिक कायम अली शाह साहब, उनके दस्तखतों से ये तमाम तर अमल हो गया। वो जितने चालान थे वो भी बना लिए गए, ये तमाम तर चीज़ें हो गई। अब देखना ये है कि अब ये क्या क्लियर कर दूँ जी, इसमें एक बात में क्लियर कर दूँ, जब स्क्रूटनी कमेटी ने क्लियर किया तो उसमें वज़ीर आला कोई कसूर नहीं होता। स्क्रूटनी कमेटी में मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज शामिल थे, इवन हमारे कोर हेडक्वार्टर के नुमाइंदे भी उसमें शामिल थे। ये कायम अली शाह साहब को भी अंधेरे में रखकर फाइल आगे रखकर तो दस्तखत करवा लिए गए, यही मामला हो सकता है। जी बिल्कुल यही मामला है। स्क्रूटनी कमेटी को भी पता नहीं चला, असल में रेवेन्यू ऑफिसर्स जो तपेदार से ऊपर तक थे। तो ये स्क्रूटनी कमेटी भी फिर कैसी स्क्रूटनी कमेटी थी जो स्क्रूटनी नहीं कर पाई है, उनको भी ये मामला नहीं पता चल सका है। लेकिन बहुत बड़ी खबर शायद जो साहब आप लेकर आए हैं। अब देखना यह कि सिंध हुकूमत इस पर अब क्या एक्शन करती है इंक्वायरी के बाद। क्या ये फिर दोबारा से फाइल की जीनत तो नहीं बन गए? आप इससे फॉलो अप लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब का। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।